हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10 महा मैराथन लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आरबी लेगा आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 12 तक हम पूरे कर चुके थे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक सभी चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। सभी प्रश्न साले वाली वीडियो हो चुके हैं। आज अपने चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सर्किल एंड टेंजेंट यानी उसकी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। देखिए, मैंने पहले ही आपको वीडियोज में बता रखा है, हम जो भी आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं उस चैप्टर में हम उसका इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, हम उसके लिए वो वाले प्रश्न देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्नावली में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने नंबर की ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में आती है और इसके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चर्चा हम करेंगे। बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। आपकी इस प्रश्नावली की प्रत्येक समस्या का समाधान ये वीडियो करने का दम रखता है। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहली ये चीज देखेंगे, इस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नों की बात करें तो इस चैप्टर में इसका जो अंक भार है वह हमारे पास में है 4 नंबर का ये प्रश्न चैप्टर जो हमारे पास में पूछा जाता है, जो कि 1+3 के रूप में डिवाइड रहता है। एक नंबर का पूछा जाता है, एक 3 नंबर का। यानी पहले हम वो वाले प्रश्न देखेंगे 1 नंबर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके ठीक बाद हम शुरुआत करेंगे कि 3 नंबर के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होगा आज के लिए। दावा है मेरा, अगर किसी ने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो ये 4 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे। अगर उसने इन लॉकडाउन के समय में अगर उसने पढ़ाई नहीं की है, फिर भी दावा है मेरा, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इस वीडियो का प्रत्येक प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए रामबाण इलाज साबित होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि पहला प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करने से पहले हम पहले वो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो 1-1 नंबर वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, यानी 1-1 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन होंगे, हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में से 1-1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। पहले उनकी बात करेंगे, बाद में हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम यह है कि वृत्त, जैसे जब हमने चैप्टर 13 पढ़ा था उस टाइम सारा कुछ पढ़ा था। वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, सारा का सारा बायोडाटा पढ़ रखा है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक दिया हुआ है। ये आप ऊपर यहाँ आई बटन है, उस आई बटन पे क्लिक करके चैप्टर 13 पूरा देख सकते हैं। यहाँ आज इस वीडियो में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं, किस प्रकार का दिया हुआ है। हमारा आज का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि पहला प्रश्न हम बात करते हैं, एक वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित कितने प्रकार के छोटे छोटे यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनके तैयार होते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये होगा। देखिए, 3 प्रश्न ऐसे हैं जो एक दूसरे से हूबहू मैच होते हैं। अक्सर विद्यार्थी इन तीनों प्रश्नों की भाषा में ही यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारे डाउट यहाँ क्लियर करेंगे आपके। तो देखिए, पहला प्रश्न उनमें से मैं लिखता हूं कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न होगा 1 नंबर के लिए। बहुत ही आसान से प्रश्न है। देखिए, धीरे धीरे इसी प्रश्न को घुमा करके कैसे दिया जा सकता है, सारा का सारा बायोडाटा हम पढ़ने वाले हैं।
बने रहिए हमारे साथ। देखिए किसी वृत्त पर, ये मैंने मान लिया कोई भी एक वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से भी कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब इस वृत्त की परिधि पर जितने बिंदु है उन प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब परिधि पर कितने बिंदु, परिधि पर इनफाइनाइट बिंदु जी हमारे पास दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत। प्रश्न ठीक से पढ़ लीजिएगा। पहले प्रश्न हमारा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। या ऐसा पूछ लिया जाए किसी वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इनफाइनाइट यानी अनंत। दूसरा, इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं यही प्रश्न देखिए वापस बताता हूं आपको। किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से या किसी बिंदु पर, देखिए किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में, उस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास में कोई सर्किल है, इस वृत्त की परिधि पर यहाँ कोई एक बिंदु ए है, किसी भी बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर होगा किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो इसका आंसर था अनंत, और इसका आंसर होगा ओनली फॉर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए दोनों सेम है, तीसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। कैसा प्रश्न है देखिए, प्रश्न ऐसा है, किसी, या पूरा थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, कोई भी सर्किल है उसका कोई बाह्य बिंदु, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। अब देखिए पहला जो प्रश्न हमने लिखा था उसमें लिखा था कि वृत्त के ऊपर टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। दूसरा ऐसा प्रश्न था कि वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा हमारा प्रश्न है किसी वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ये मैंने मान लिया बिंदु P है, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये वाली एक और ये वाली दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और हमारे ये भी स्टेटमेंट काम आएगा कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी परस्पर समान होती है, ये हमारे आगे काम आएगा। परंतु इस प्रश्न का जो आंसर है वह ये होगा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, इतना हो गया। देखिए सारे जो प्रश्न है उनमें थोड़ा यानी माइनर सा चेंज है। कौन सा प्रश्न आए तो हमें कौन सा आंसर लिख करके आना है, विशेष तौर से ध्यान रखें। अब मैं इनसे आगे बढ़ता हूं। हमारा प्रश्न नंबर 4 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है, देखिए इन्हीं से संबंधित होगा। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, किसी वृत्त पर कितनी
समांतर यानी पैरेलल स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या लिखा, गौर से पढ़िएगा। बोला देखिए इसमें क्या है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें क्या लिखा है, किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक ही वर्ड शामिल हुआ, एक वर्ड शामिल होने से उसका आंसर क्या चेंज होगा वो देखिए। ये मेरे पास में कोई सर्किल है, ये ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त की त्रिज्या तथा उसकी स्पर्श रेखा वो परस्पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मैंने मान लिया कोई एक सर्किल है, इस सर्किल में यहां मैं मान लेता हूं ये इसका कोई डायमीटर यानी इसका व्यास है। अब ठीक है, ये इस व्यास के दोनों सिरे हो गए ए बी। अगर इस ए सिरे पर मैं यहां कोई स्पर्श रेखा बनाऊं तो ये देखिए यहां कोई सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत है। ये भी त्रिज्या और ये वाली हो गई स्पर्श रेखा, ये भी परस्पर लंबवत है। ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, 90 और 90 180 हो गए, इसलिए दोनों लाइनें समांतर है। ऐसा हमारे प्रश्न भी आएगा हमारे पास आगे, जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 उसमें प्रश्न भी है। तो हमारा ये प्रश्न ऐसा हो जाएगा, किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उसका आंसर होगा 2। उसका आंसर क्या होगा 2। ये इसका भी हमारे पास आंसर हो गया। अब इसका सत्य या असत्य में प्रश्न पूछा, हमारे किताब में पूछा, क्या व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है? जी हाँ, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये उसका रीजन रहा। इतने हो गए, और आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इन प्रश्नों के अलावा आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो बाई चांस इस वीडियो में रह जाए, आपको पता है, तो इसके कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि ऐसा प्रश्न भी इसमें बनाया जा सकता है क्या। उसका आपको जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आता तो क्वेश्चन भी लिखे, आंसर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आने वाला जो प्रश्न है वो क्या है। हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि स्पर्श रेखा होती है, त्रिज्या होती है, तो हमें एक पता होना चाहिए, एक पॉइंट होता है, और जनरली वो कई जगह हमारे पास काम में भी आता है कि जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, एक तो उसकी त्रिज्या, एक स्पर्श रेखा के संगामी बिंदु, या आप ऐसा कह सकते हो किसी भी वृत्त की त्रिज्या या उसकी स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। उसे क्या कहेंगे, नाम बताना है। नाम क्या हो जाएगा? एक वृत्त, उसकी त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं परिधि पर, उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये हमारा प्रश्न हुआ। बताइए, आपने जो भी 5 प्रश्न लिखे, आपको पांचों प्रश्न कैसे लगे? पांचों प्रश्न में से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा, वह भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम उनसे भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब हम लेते हैं 3 नंबर वाले से कौन से प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से हैं उनके लिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इनके साथ वो भी पूछे जा सकते हैं। जो बाकी जो प्रश्न हैं वो मैंने आपको सारे प्रश्न जब चैप्टर नंबर 10 करवाया था
उस टाइम पे बता दिए थे। कौन से प्रश्न? 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। 1 नंबर में जो प्रश्न आते हैं घड़ी के पेंडुलम से संबंधित, जो सीलिंग फैन होता है, घूमने वाला पंखा है, उस पंखे के जो ब्लेड है, उनके सारे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वो 1 नंबर वाले वहां भी बता दिए थे, और बचे कुछ जो प्रश्न थे वो मैंने यहाँ भी आपको पास आपके लिए रिपीट कर दिए। अब मैं 3 नंबरों वाले प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार से है, एक बार मैं आपके लिए प्रश्न भी लिख देता हूं कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श करती है मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा है वह छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो एकदम आसानी से एक्टिव होके बैठिए, एकदम सावधान मुद्रा में अच्छी प्रकार से इसको प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 संकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहले माइंड से ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो परंतु उसका केंद्र जो है, जो सेंटर पॉइंट है, वह समान होना चाहिए। कैसे? यहां पर मेरे पास में कोई एक सर्किल दिया हुआ है, कोई इसकी त्रिज्या होगी, और यहां पर ये दूसरा इसका सर्किल दिया हुआ है। हमारे पास में 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बात हुई थी। अब ये इसका दोनों का केंद्र है, दोनों का केंद्र O मान लिया मैंने। बड़े वृत्त की जीवा ये AB, बड़े वृत्त की जीवा AB, जो छोटे वाले वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। ये हमारा प्रश्न है। मैं O को या तो A से मिला दो या B से मिला दो, किसी भी एक पॉइंट से मिलाना है। अब केंद्र O से यहां पर एक लंब डाल दिया, या ऐसा कर दो, इस बिंदु यहां जो भी बिंदु है P है, M है, N जो भी है, O को P से मिलाया। मैंने आपको बताया कि वृत्त की त्रिज्या जो है, ये तो क्या है इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है और ये इसकी होगी छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें पूछा है AB का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो बड़े वाला वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल R मान लेता हूं, जो मेरे पास में 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में जो छोटे वाला सर्किल बनता है अंदर इन सर्किल, उसकी बात करते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या रेडियस जो है हमारे पास में वह कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। अब एक चीज यहां चुंकी का निशान बना करके लिख देते हैं कि जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर किस प्रकार से होती है? तो वह दोनों लंबवत होती है। ये हमने इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है जो हमारे पास में बहुत ज्यादा उपयोगी है इस प्रश्न के लिहाज से। तो देखिए अगर ये ऐसा है तो देखिए ये वाला कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां मैं लिखता हूं कि समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है हमारे पास में? समकोण त्रिभुज
OPA में समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू इसमें AO स्क्वायर, तो यहां मैं लिख देता हूं AO स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार इसमें AP है तो यहां मैं लिख देता हूं कि AP स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू यानी OP स्क्वायर, यहां मैंने लिख दिया OP स्क्वायर। AO जो है वो कैपिटल त्रिज्या, हमारी बड़ी त्रिज्या है, वो 5 सेंटीमीटर है, यहां मैं लिख देता हूं 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 25। AP की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं तो लिख देता हूं AP का स्क्वायर और OP की मान 3 है और 3 का स्क्वायर हमारे पास में 9 हो जाएगा। ये 3 यहाँ प्लस का है, जैसे ही बराबर के निशान के उधर जाएगा वहां माइनस का हो जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे 16 हमारे पास शेष बचेगा। जैसे यहाँ मेरे पास बचेगा एक साइड में तो AP स्क्वायर और बराबर में ये मैंने लिख दिया 25 माइनस 9 बराबर 16। जैसे ही आप AP का स्क्वायर हटाओगे इधर आपके पास में अंडर रूट का निशान आ जाएगा और यहाँ मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि AP बराबर अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब होता है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू निकाल ली A से लेकर के P तक की दूरी। अब हमें यह भी पता है, यहाँ चूंकि का निशान लगाकर एक चीज और लिखेंगे, वो चीज ये होगी, सुनिएगा गौर से सुनिएगा। अब देखिए ये सुनना कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये तो किसकी बात हो रही थी, स्पर्श रेखा की। अब छोटे वाले वृत्त से हम फ्री हो चुके हैं, अब छोटे वाले काम से फ्री होकर के बड़ा काम हाथ में लिया है। छोटे छोटे काम करने के बाद में बड़े प्रश्न भी हाथ में लेते हैं तो बड़ा काम शुरू किया। छोटे वाला वृत्त फ्री, बड़े वाले वृत्त की बात। बड़े वाले वृत्त में किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, इसलिए यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया पूरा। उसके बाद में लिखना है AP बराबर BP बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि AP भी 4 सेंटीमीटर है, BP भी 4 सेंटीमीटर है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये गौर करके बताइए तो जरा, सुनिए तो जरा कि AB का मान हमारे पास में 8 सेंटीमीटर पॉसिबल है क्या? अतः हम कह सकते हैं कि बड़े वृत्त की ऐसी जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी जो जीवा की लंबाई है वो यहाँ इस प्रश्न में 8 सेंटीमीटर होगी। यह प्रश्न आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से जल्दी बताएं। अब हम उससे आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। हमारा आगे वाला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का दिया हुआ है, तो देखिएगा किस प्रकार से है प्रश्न। अब देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न होगा वो किस प्रकार से होने वाला है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो चिंता मुक्त होकर के बैठिए। जब तक ये वीडियो चलता है तब तक आपका ये चैप्टर इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से दिया हुआ है। हमारा ऐसा प्रश्न है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। प्रश्न सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो देखिए किस प्रकार से स्पर्श कर सकता है। लिखा है कि एक वृत्त चतुर्भुज की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजाओं को स्पर्श करता है, न कि उसके शीर्षों को। सुनते रहिएगा, एक जो चतुर्भुज है वह उस वृत्त की कहां टच करता है, जहां पर उसकी भुजाएं हैं, जहां उनकी साइड है, उन भुजाओं पर वह स्पर्श करता है। ये वाला मैंने मान लिया इस प्रकार का कोई डायग्राम है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं इस चतुर्भुज को A, B, C और D। ये होगा इस वृत्त का सेंटर पॉइंट O। अब आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि उसकी सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण समपूरक होते हैं। समपूरक यानी
जो हमारे पास में ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री, या ऐसे जितने भी कोण, संपूरक में जरूरी नहीं कि दो ही कोण हो, हमारे पास अगर तीन कोणों का योग भी, अगर तीनों का सम भी हमारे पास 180 डिग्री है तो वह कोण भी होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसी के आधार पर। देखिए इसमें सारा कुछ लिखना है हमें। पहला मैं लिख देता हूं, दिया गया है, गिवन, दिया गया है। हमें ऐसा क्या दे दिया गया जो इस प्रश्न में काम में ले सकते हैं? हमें ऐसा दिया हुआ है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD व AD को क्रमशः P Q R S पर स्पर्श करता है। क्रमशः बिंदु P Q और ये R और S पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। अगर ये चार बिंदुओं पर स्पर्श करता है, इतना तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है ये भी लिख देते हैं। हमें प्रश्न में ऐसा सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण संपूरक होते हैं। लास्ट लाइन वापस देखिएगा, जो प्रश्न की है वो इस प्रकार से मैंने बोली थी कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा जो अंतरित कोण है, कहां पर? केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित जो कोण है वह संपूरक होते हैं। जैसे मैं क्या काम करता हूं, इसके लिए ABCD को O से मिला देता हूं। किससे मिला देता हूं? ABCD चारों को सेंटर पॉइंट O से मिला देता हूं। इतना मैंने काम कर दिया। इतना काम करने के ठीक बाद अब हमारे पास में क्या बचा? मुझे क्या बताना है, किन दो कोणों का योग हमारे पास में बताना है मुझे। ये देखिए, मैं एक काम और कर देता हूं, रचना में लिख देंगे उसको कि ये वाला O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया, O को R से मिलाया तथा O को S से मिलाया। अब हमारा अच्छा सा चित्र बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें करना है कि AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कौन सा है वो देखिए। AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है एंगल AOB प्लस इसके सामने वाली भुजा CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण COD, इनका योग 180 डिग्री बताना है। या फिर AD और BC के द्वारा बने कोण, AD के द्वारा कोण बनता है AOD और CD के द्वारा या फिर CBC के द्वारा बनता है BOC बराबर 180 डिग्री। हम इन दोनों में से कोई भी एक बात प्रूव कर देंगे, दूसरा इसी प्रकार हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। रचना यानी कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, रचना में क्या निर्माण कार्य करवाया है वो लिख दीजिएगा। इसमें हमने ये लिखा केंद्र O को, क्या लिखा था इसमें, केंद्र O को A B C D P Q R S से मिलाया। क्या लाया? केंद्र O को सबसे मिलाया यानी मिलाया। ठीक है, इतना मिलाने के कुछ बाद अब हम लिखते हैं उपपत्ति। अब आ गए मैदान में, अस्त्र शस्त्र ले लिए और ये आ गया रण का मैदान, उपपत्ति। यहाँ अब हमारे जो भी झंडे गाड़ने यहीं पर सारा काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमने अब तक लिखा वो तो प्रश्न अनुसार था, वो तो सब प्रश्न में लिखा हुआ है, दिया गया था, उसमें कोई जोर आने वाला नहीं है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इस प्रश्न को कभी नहीं भूलोगे। कैसे?
मैं एक काम करता हूं कि मेरे पास में यहाँ अंदर जितने छोटे छोटे कोण बनते हैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। जैसे यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर, 8 कोण केंद्र के ऊपर चारों तरफ बनते हैं। उससे भी कुछ पहले मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट? कि वृत्त के, अगर आपको याद है तो मैंने एक नंबर वाले प्रश्न बताए थे, तब ये पूरा स्टेटमेंट बोला था। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, बराबर होती है, एक ही जैसी होती है। उनकी लंबाई जो है वह इक्वल होती है। इतना काम हमने कर दिया। तो कौन सा वृत्त, कौन सी स्पर्श रेखा, कौन सी बात हो रही है? मैंने ऐसा बताया था, कोई भी एक सर्किल है, उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर होता है। तो यही चीज यहां मिलाते हैं। कहीं दिख रहा है क्या? इसकी शक्ल और सूरत किसी से मिलती है क्या? देखिए, शक्ल का पता नहीं, सूरत तो गुजरात में, तो हम यहां आ जाते हैं। बिंदु ए से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जिनका नाम AS तथा AP है। क्या नाम है? इस प्रकार AS बराबर AP, AS तथा AP, इतना हमने लिख दिया। सेम यही कारण होगा BP और ये वाला, देखिए ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला जो भाग है वह इस भाग के बराबर हो जाएगा। इतना हमने लिख दिया। ये दोनों बराबर है, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब मेरे पास में 2 त्रिभुज लेने, कौन कौन से? एक तो ये इधर वाला त्रिभुज, एक ये इधर वाला त्रिभुज। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। कौन कौन से नाम है? नाम देखिएगा। नाम एक का तो है कि OSA तथा दूसरे का नाम है OPA। इन दोनों त्रिभुजों में पहली शर्त यह है कि AS बराबर AP। पहली चीज हो गई कि AS बराबर AP। इसका कारण क्या? समीकरण 1 से मिलता जुलता है इसका चेहरा। ठीक है, समीकरण 1 ने तो अपना काम कर दिया, उसने अपने हथियार रखे और चला। अब दूसरा हथियार हमें यहां काम लेना है कि AO बराबर AO बराबर AO, और ये हमारे पास में कॉमन है। यह क्या है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तीसरा हमारा शस्त्र ये होगा कि देखो, एक चीज ये वाली, दूसरी चीज ये वाली। क्या यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि OS बराबर OS सत्य है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। इसलिए यहां मैं लिख देता हूं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब क्या करेंगे? 1 2 3 तीनों भुजाएं बराबर है, तो यहां मेरे पास में साइड, वो वाली साइड नहीं है, दूर हटने वाली, भुजा नियम से। कौन से नियम से? भुजा नियम से हमारे पास में दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। त्रिभुज OSA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPA के। और हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं बाई CPCT।
या फिर आप पूरा लिखना चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये वाले दोनों कोण बराबर आ गए। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम है। क्या काम है, हमने इतना काम किया, इतना परिश्रम किया, ये सारा लिखा और कोण 1 बराबर 2 लेके आ गए। अब इसका और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, इसी प्रकार से इन दोनों को भी किया जा सकता है। करना नहीं है, किया जा सकता है। अगर सकता है तो सकेंगे कैसे, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, इतना सा लिखना है। पूरा ये बायोडाटा नहीं लिखना है, क्योंकि एक चीज बार बार नहीं दोहराई जाती है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर 4, कोण 5 बराबर 6, कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 बराबर कोण नंबर 8। यहां तक हमारा काम हो गया। इन सब को एक साथ में समीकरण दे देता हूं। यहां पर कोई नहीं आई समीकरण, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव रहिएगा। क्या, किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, क्या 180, 90, अरे नहीं 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 नहीं, 360 डिग्री होता है। यानी कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। बच्चों वाला खेल हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए। अब उन सब का योग हमारे पास में 360 डिग्री है। अब यहाँ छोटा सा एक माइनर सा ध्यान रखना है। कौन सा, हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि हमें कौन सी लाइन प्रूफ करनी है। ऊपर वाली अगर लाइन प्रूफ करनी है तो ऊपर यानी ए ओ बी वाला, यानी इसमें दो कोण, 2 नंबर है, एक तो एक 3 नंबर है, इसके सामने 6 और 7 है, 6 और 7 है, ये वाले 4 कोण दिए हुए। अगर मैं इधर वाले दोनों लेता हूं, ये बाकी जो बच गए वो 4 है, या तो ये जो चिन्ह कर रखे हैं वो 4 कोण रखने हैं या बाकी के 4 रखने हैं, तो हमें कोई से भी रखो। कैसे चेंज करेंगे, मैं समीकरण 1 का काम में लेते हुए चेंज करूंगा। 2 में रखता हूं, ये मेरे पास 2 लिखा हुआ है, 1 में नहीं रखता, या तो 1 की जगह 2 लिखो या 2 की जगह 1। ध्यान रखना, या तो उन सभी को चेंज करो जो इधर वाले हैं उनको हटाओ या इनको हटाओ। ऐसा नहीं कि आप 2 की जगह 1 2 और ये रख दो, 1 इसको हटा रहे हो 1 इसको, ऐसा नहीं करना है। 2 का तो 2 रखा, 3 का भी 3 रखा, 6 की जगह 6 रखा, 7 की जगह 7 रखा, क्योंकि ताकि इधर वाले कोण तो सेफ है, बाकी बच गए वो। 1 की जगह में 2 लिख सकता हूं, 4 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 6 की जगह 5 या 5 की जगह 6 लिख सकता हूं, 7 की जगह 8, 8 की जगह 7 लिख सकता हूं, बराबर 360 डिग्री। कोण 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है। कोण 2 मेरे पास 2 बार है, ये मैंने लिखा 2, कोण 2, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, सब का 2 कॉमन ले लेते हैं, निचोड़ लेते हैं इसको, अंदर बचेगा कोण 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर में 360, 360 डिग्री। अब ये जो 2 है यहाँ गुणा में भागता हुआ दौड़ता हुआ उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहां मेरे पास बचा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। किसको लिखा, इन दोनों को, प्लस जो 6 और 7 है इनकी जगह मैं लिख सकता हूं सी ओ डी, सी ओ डी बराबर 360 बट्टे 2, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यही वाली वैल्यू मुझे प्रूफ करनी थी। अगर ये दूसरे वाले कोण रखते तो ये नीचे वाली लाइन आ जाती, और यहां मैं लिख देता हूं इसी प्रकार, यानी सिमिलरली। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। लास्ट में क्या लिखते हैं, अरे लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, मतलब यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से जल्दी बताएं।
जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ कंटिन्यू काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जितने दिनों से हमारे पास देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है 13 नंबर चैप्टर, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे पहले वीडियो से लेकर आज तक वो कंटिन्यू हमारे हर लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे लाइव क्लास को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो क्या करें, सुबह 9 बजे शाम को 5 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास होती है लाइव क्लास। जब तक हमारा ये पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तक ये क्लासें इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। आप इनको सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लास का मजा उठा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए मजे के साथ। लाइव क्लास ज्वाइन करने का फायदा ये मिलता है कि लाइव क्लास के दौरान जो भी साथ में लाइव कमेंट हो रहे हैं उनसे बहुत ही ज्यादा पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। विद्यार्थी जैसे मैंने कोई भी प्रश्न हल किया और उसका लास्ट में जो कैलकुलेशन छोड़ दिया वो विद्यार्थी आंसर लेके फटाफट बता देते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरे वाला अगर पहले वाले का गलत हो तो दूसरे वाला सही बता देता है, तो पहले वाले का भी फायदा मिल जाता है कि हाँ मेरे पास में यहाँ गड़बड़ हुई थी तो आंसर चेंज आया। इसलिए आगे बढ़ते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन किया करें। आगे वाला जो प्रश्न है हमारा किस प्रकार का जो प्रश्न है बात करेंगे। देखिए जितने भी हमने प्रश्न किए हैं या फिर अगर ऐसा चाहते हैं कि किसी दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ये अगर आपके कोई भी छोटे भैया या बहन अगर आपके जो अब की बार 9th क्लास में थे अब नेक्स्ट सेशन में वो कक्षा 10 के लिए आए हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा उनको रिवीजन की बजाय उनके फुल वीडियो दिखाया जाए। जैसे हमारे जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके ठीक नीचे हमारे पास में जो कौन सा सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें हमारे पास में 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं उन सब के लिंक दिए हुए हैं, वहां से उनको पढ़ाए। वहां से पहले पूरा चैप्टर देखेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये वाले रिवीजन वाले वीडियो भी देखें और साथ साथ हमने टेस्टों के लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जा सकते हैं आपके द्वारा। देखिए मैं आगे वाला जो प्रश्न है वो लेता हूं, तो हमारा क्या प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है आगे वाला जो 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है वह प्रश्न वैसे हमारी किताब का उदाहरण है और लिखा हुआ है एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा। पहले एक त्रिभुज बनाना ABC, यहां हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम है ABC। त्रिभुज ABC की भुजा को एक वृत्त स्पर्श करता है। कौन सी भुजा को स्पर्श करता है? वह भुजा BC को स्पर्श करता है। और BC को कहाँ स्पर्श करता है? उस बिंदु का नाम जो है हमारे पास में वह बिंदु है यहाँ P। इतना लिख दिया। और हमें क्या बोला गया है कि अगर AB को आगे बढ़ाया जाए इस प्रकार से तो ये जो है AB आगे बढ़ाने पर इस वृत्त को कहीं ना कहीं मिलती है, ये वाला यहाँ मिलता है। और इसी के साथ यदि इस AC को भी आगे बढ़ाया जाए अगर इस प्रकार से तो ये वाला भी इस वृत्त को स्पर्श करता है, ऐसा वृत्त बनेगा ये। वापस एक बार प्रश्न बोलता हूं, सुनिएगा। एक त्रिभुज ABC, इसकी भुजा BC को एक वृत्त स्पर्श करता है और कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है? बिंदु P पर स्पर्श करता है। इसी के साथ हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि AB और AC को आगे बढ़ाया जाए तो ये कौन कौन से बिंदु पर मिलती है? एक तो हमारे पास में ये Q पर मिलती है, ये वाला बिंदु Q है और ये वाला R है। कौन सा बिंदु है? R है। तो हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 गुणा कोष्टक में हमारे पास आएगा कि त्रिभुज ABC का परिमाप यानी कि परिमिति। एक ही चीज होती है परिमाप और परिमिति। लिखना कैसे? लिखने का जो तरीका है, जो हमारी लेखन शैली, विशेष ध्यान रखें। मैं प्रत्येक वीडियो में बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं कि जो हमारे प्रश्न आता है वो हमारी लेखन शैली की वजह से बिगड़ना नहीं चाहिए। लेखन शैली, हाँ जरूरी नहीं कि सब विद्यार्थी लिखते समय मोती पोए, नहीं, पर लिखने में ऐसा जरूर हो कि लिखी हुई बात, लिखी हुई संख्या, लिखा हुआ नंबर, लिखा हुआ वर्ड सबके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले गिवन यानी दिया गया है। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है?
जो हम काम में ले सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करता है। एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा BC को एक वृत्त जो है बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा AB व AC को बढ़ाने पर AB व AC को बढ़ाने पर Q व R पर मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? Q व R पर मिलते हैं। ये हमारा गिवन हो गया, दिया गया है, ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है? सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें ये सिद्ध करना है कि हम इतने काबिल हैं कि अपनी इच्छा से रिजल्ट को बनाते हैं, रिजल्ट के अनुसार नहीं चलने वाले, हम अपनी इच्छा से रिजल्ट बनाते हैं। अरे ये इस प्रश्न में नहीं लिखना है विद्यार्थियों, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हमें इस चीज़ को सिद्ध करके ये बताना है, हमें अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी रहने वाले हैं उन सबको ये साबित करके बताना है, हाँ मैं इतना काबिल हूँ कि मैं इतने परसेंटेज ला सकता हूँ। उनको एक सरप्राइज देना है, ऐसा सरप्राइज नहीं कि वो सोचे यार ये ऐसे नंबर तो सारे लेके आ जाते हैं, ये पूरी साल भर बस्ता उठाया, स्कूल गया, वापस आया, वापस गया। सब विद्यार्थी जो भी स्कूल जाते हैं उनके सभी गार्जियन, सभी रिश्तेदार जो भी है, सभी अड़ोस पड़ोस वाले सब देखते हैं कि ये टाइम टू टाइम स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। परंतु सबसे ज़्यादा वो कब देखेंगे? जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट उनकी आशा से, उन्होंने जैसा सोच रखा है उससे अगर बहुत ही बढ़िया आता है तो वे बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। अगर उनकी आशा से नंबर कम आते हैं, उन्होंने जितना भी परसेंटेज सोचा और वह सोचते हैं कि उनके जितने कम आए, जितने नंबर कम आएंगे वो आपके पेरेंट्स को उतना ही ज़्यादा आपके प्रति सुनाएंगे कि हाँ देख तेरे वाला तो नहीं पढ़ता है, मेरे वाले के इतने नंबर आए, तेरे वाले के कितने आए। वो सुनाने की बातें सारी। तो इसलिए अब वापस इस प्रश्न में आते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है। हमें पता है लाइफ में हमें क्या सिद्ध करना है, हमें रिजल्ट में क्या सिद्ध करना है, वो हमारे तक सीमित रखना है। अब हम इसमें बात करेंगे, सिद्ध करना है कि AQ बराबर 1/2 कोष्टक त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC की परिमिति। अब कंपलसरी नहीं कि आप यही वाला प्रूफ में लिखें, आप ऐसा भी लिख सकते थे AQ बराबर 1/2 परिमिति। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। इस कोष्टक की जगह मेरे पास आना चाहिए AB + BC + AC। तो देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे। रचना इसमें कुछ की नहीं है क्योंकि सारा कुछ दिया हुआ था। डायरेक्ट आते हैं रणभूमि में। ये रणभूमि, कर्म भूमि सारी आगे देखिए। इसमें जो विजेता है वही आगे बढ़ता है क्योंकि ये सारे तो सब कर लेते हैं। ऐसा काम इसमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट लिखना है जो पीछे वाले में लिखा था और पीछे भी बताया था कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, यानी ये वाला वृत्त है, एक बिंदु A है, A से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, AQ तथा AR। AQ तथा AR। आपको यहाँ स्टेटमेंट जरूर लिखना है। जो भी आप स्टेटमेंट काम में लेते हो, अगर पॉसिबल हो, अगर याद हो तो उसे जरूर लिखना है। अब जैसे ही स्टेटमेंट लिखोगे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पर। अब देखो, अगर किसी दूसरे के अंदर कोई भी आप चैप्टर कर रहे हो, कहीं पर कोई फॉर्मूला काम में लिया जा रहा है, उसको भी आप जरूर यहाँ ब्रैकेट बना करके लिखें। जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें ताकि वो दूर से ही नजर आए।
जैसे ये हमारे पास में जो पूरा बनाया हुआ है उसमें ये वाला जो ब्रैकेट दूर से स्पष्ट होता है, ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है। उसी के अलावा जो मुझे देखिए दिया गया है वो सिद्ध करना है। ये उपपत्ति, ये जो मैं पॉइंट बनाते हुए चल रहा हूं, ये इन सब में अलग दिख रहे हैं कि इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ऐसा कुछ लिखा गया है। अगर किसी त्रिभुज के या किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इतना हमें लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद में और क्या लिखना है, देखिए ए क्यू बराबर ए आर हो गया। ए क्यू बराबर ए आर। इस वृत्त में यही कंडीशन 2 बार और अप्लाई हो रही है। ये बाह्य बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ये दोनों बराबर है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास में बी पी बराबर है बी क्यू के, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, यही कारण होगा कि हमारे पास सी से लेकर पी तक दूरी, सी से लेकर के आर तक की दूरी के बराबर है। तो सी पी बराबर सी आर, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। 3 समीकरणें हो चुकी है। अब देखिए तीनों समीकरणें हमारे पास कैसे कैसे काम में आएगी, सारा कुछ डिटेल के सही देखेंगे। मैं काम कर देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। कैसे जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, सभी अभी समझ में आने वाला है। मैं काम कर देता हूं, ए क्यू प्लस ए आर। ए क्यू क्या है रियल में, ए से लेकर क्यू तक ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो ए बी और एक बी क्यू। एक तो मेरे पास में ए बी लिखा हुआ है और एक मेरे पास में बी क्यू लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ए आर की। ए आर है जो ए सी प्लस सी आर 2 भागों में बंटा हुआ है, एक तो ए सी और एक मेरे पास में सी आर। ठीक है, अब यहाँ जो 4 ऑप्शन बने हुए हैं, इन चारों में यहाँ इनकी जो वैल्यू है समीकरण 2 तथा 3, इनकी वैल्यू पुटअप की जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज का परिमाप बताने के लिए मुझे केवल त्रिभुज की भुजाएं काम में लेनी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है बी क्यू और सी आर वो नहीं चाहिए। मैं इस बी क्यू की जगह बी पी लिख सकता हूँ, बी पी लिख दिया। जो मेरे पास में सी आर है उस सी आर की जगह मैं सी पी लिख सकता हूँ, ये वाला। बाकी ये मुझे ए सी चाहिए था, ये ए बी चाहिए था, दोनों चाहिए। इधर मेरे पास में देखिए ए क्यू जो है वो एज इट इज, ए आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू। ये सारा मैटर कहाँ से आया, ये आया मेरे पास में समीकरण 1, 2 व 3 से। अब ए क्यू प्लस ए क्यू मिलकर के मेरे पास 2 बार हो गया ए क्यू। ए बी अपने स्थान पर ये रहा ए बी प्लस, अब सोचो कि बी पी प्लस सी पी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, बी पी और सी पी को जोड़ने पर बी सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बी सी प्लस, उसके आगे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यह क्या है, यह है त्रिभुज का परिमाप। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप या त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। कौन सी मिति, परिमिति। यहां मेरे पास में लिखा है ए क्यू, 2 यहां गुणा में आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये रहा। अगर आपने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखा है सिद्ध करना में, तो यहाँ इसको यहीं तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 आगे जाएगा भाग में, ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज का परिमाप। लास्ट में हमें लिखना होता है, कंपल्सरी है ये लिखना विशेष तौर से, इति सिद्धम। ये लिखने के बाद ये हमारा आंसर जो है वह कंप्लीट माना जाता है। इसलिए ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा आगे वाला प्रश्न कौन सा है वो देखिए। ये भी हमारा प्रश्न हो गया। अब जो हम एक प्रमेय की बात करते हैं, हमारी प्रमेय क्या है, कथन क्या है, सुनते रहिए। मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो बोल के बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट इसका जो आंसर है वही लिखूंगा। कथन आप सुनिए आसानी से, और उसको आप चाहे उसको नोट भी कर सकते हैं। कथन कौन सा है, सुनिए। कथन इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो उस जीवा द्वारा
उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाया गया कोण स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाले कोण के बराबर होता है। ये मान लो सीधा सा, अगर पहली बार कोई ये प्रश्न पढ़ रहा हो ना, प्रश्न ही समझ में नहीं आता, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, अगर बाद में समझ नहीं आए तो बोलना। मैं पहले मुझे क्या दिया हुआ है, डायग्राम बना देते। किस प्रकार से डायग्राम बनेगा वो देखिए। ये मेरे पास में कोई सर्किल दिया हुआ है, कोई वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त में हमारे पास में एक स्पर्श रेखा का कोई नाम है, जैसे स्पर्श रेखा हमारे पास में AB दी हुई है। ये किसी वृत्त को एक बिंदु, यानी मान लेता हूं बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P से एक जीवा खींची गई है जिसका नाम है PQ। इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनने वाला जो कोण है वह ये रहा R। और हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये हमारी इस प्रकार से थ्योरम है। स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बनने वाला कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे कि ये जो सर्किल है आपके यहाँ, ये इसकी कोई स्पर्श रेखा है, ये इसके अंदर कोई जीवा है, और इसके द्वारा ये मैंने मान लिया, देखिए ये सेम यही वाला डायग्राम बनाता हूँ एक बार। ये P है, ये Q है। ये तो इसके ऊपर की साइड में कोण बनता था। अगर इस जीवा द्वारा यहाँ अगर नीचे की ओर बना दिया जाए तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है। जैसे 3 नंबर कोण जो है वह 4 नंबर कोण के बराबर होता है। इन दोनों चित्रों को भी बना सकते हैं, दोनों को एक साथ करके भी आप इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा इस प्रकार से आपको बन करके तैयार मिलेगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इस प्रकार का भी डायग्राम आप बना सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल सा आसान भाषा में समझने के लिए ये वाला डायग्राम लिया है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन यानी कि दिया गया है। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि दिया गया है, गिवन। हमें इस प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB जो है वृत्त को P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। अगर बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा PQ क्या है, जीवा, PQ द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, कौन सा कोण जो है वह कोण R है। ये हमें दिया गया है प्रश्न में। अब हमारे स्टेप नंबर 2 है, सेकेंड स्टेप सिद्ध करना है। हमें अपनी लाइफ में क्या सिद्ध करना है वो भी साथ साथ याद रखें, और इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है वो तो हमें इसमें लिखना ही भी है। हमें ये सिद्ध करना है कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अगर ये मैंने जो दूसरे वाला बताया था ये भी बना के हुए चलते हो, ये वाला कोण नंबर 3 जो है, ये कोण नंबर 3 इस कोण नंबर 4 के बराबर हो जाएगा। अगर 3 नंबर 4 बराबर बताते हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोण 3 बराबर कोण 4। इन दोनों में से कोई भी एक हम प्रूव कर देंगे और दूसरी चीज ये बता देंगे। सेम इसी प्रकार से दूसरा भी पॉसिबल है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है, इसमें एक रचना करनी है। इस चित्र को पूर्ण करने के लिए रचना ऐसी है कि हमें इसमें कोई रेडियस नहीं दी हुई है, इसका कोई भी डायमीटर नहीं दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, बिंदु P से एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये बिंदु O से यानी सेंटर पॉइंट से होते हुए जाती है और एक वृत्त को बिंदु S हो गया, ये यहाँ एक T बिंदु पर मिलती है। कैसे बोला मैंने, वृत्त का एक व्यास PT खींचा,
या ड्रॉ किया, या ऐसा लिख दो, बिंदु P से एक रेखा खींची जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। यानी हो गया क्या, ये तो एक व्यास हो गया। उसके बाद में मैंने क्या काम किया, T को Q से मिलाया, TQ को ज्वाइन किया या मिलाया। इतना करने के बाद अब जो है हम रणभूमि में आ जाते हैं। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार किए और ये आ गए सब। उपपत्ति में क्या लिखना है, उपपत्ति का सबसे पहला काम मैं लिखता हूं, पहला काम ये वाला कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मेरे पास बनता है TQP। क्या यहां पर ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण क्यों है, किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मैं एक ही लाइन में डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का इसलिए हुआ क्योंकि ये कोण कहां बनता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है साहब, ये भी हमने लिख दिया। तो कौन सा कोण हो गया, समकोण। ये देखिए, ये हमारा व्यास है, इसके अर्धवृत्त में बनने वाला कोण ये वाला कोण Q, TQP। कौन सा कोण, देखिए एंगल TQP, ये हमारे पास 90 डिग्री का। मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास में 180 होता है। ये 90 हो गया और ये वाला QTP, यहां मैं लिख देता हूं QTP प्लस तीसरा कोण कौन सा है, QPT। ये हमारे पास तीन एंगल है और इन तीनों का योगफल मेरे पास में 180 डिग्री है। अब दूसरा काम हम ऐसे करेंगे, ये वाला जो कोण है हमारे पास में समकोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा QTP प्लस एंगल QPT बराबर 180 और ये वाला 90 यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये वाला काम हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बता देता हूं। अगर आप इसको आसान भाषा में लिखना चाहे तो इसको कोण नंबर 5 दे देना, इसको कोण नंबर 6 दे देना। यहां बचेगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 90 डिग्री। ये हो गया सा। अब सेम यही मेथड है, हमें पता है कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या, किसी भी वृत्त की त्रिज्या यानी जो रेडियस है तथा इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट परस्पर लंबवत होती है। किस प्रकार से होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। तो यहां से देखिए, ये हमारे पास इसकी त्रिज्या, ये इसकी स्पर्श रेखा, तो कोण TPB कौन सा कोण है हमारे पास में, एंगल TPB, ये वाला हमारे पास में 90 डिग्री का बनना चाहिए। अगर TPB 90 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है बनता किस किस से है, इसके दो भाग है, एक तो TPQ कौन सा कोण है, या ऐसा कह दो चाहे QPT, बात तो सेम ही है। यहां मैं लिख देता हूं एंगल QPT प्लस दूसरे वाला ये जो 1 नंबर हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसी को लगा देता हूं 1 नंबर बराबर हमारे पास आ गया 90 डिग्री। आप चाहो तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते थे, 1 नंबर की जगह SPB। ये हो गया। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हमने बताया कि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए मैं यहां से ऐसा कह देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब तुलना की जाएगी तो हमारे पास में जो आएगा मैं यहां लिखता हूं। देखिए, 1 नंबर की लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में QTP लिखा है, एंगल QTP प्लस QPT बराबर राइट हैंड साइड में QPT प्लस एंगल नंबर 1, QPT प्लस एंगल नंबर 1। ये देखिए, ये दोनों साइड में लिखा हुआ है तो ये दोनों साइड से क्रॉस कैंसिल हो गया,
ये आगे यहाँ प्लस का आगे जाने पर माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास में एंगल क्यू टी पी जो है वो 1 नंबर के बराबर हो गया। ये वाला जो कोण है वो 1 नंबर के बराबर है। यहां चूंकि का निशान लगाएंगे और हम यहां एक लाइन लिखनी है। लाइन में आपको बोल के बता रहा हूं, सुनिएगा। लाइन इस प्रकार से आपको लिख करके आनी है कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल क्यू टी पी जो है वह बराबर है कोण नंबर 2 के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है, ये तो पहले से इसके बराबर, तो कोण नंबर इन दोनों लाइनों से मैं कह सकता हूं 1 बराबर 2। यही हमें प्रूफ करना था। अगर ये हमारे पास हो गया तो लास्ट में हम लिख देंगे इसी प्रकार, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार एंगल 3 नंबर बराबर एंगल नंबर 4। अगर हमने 3 और 4 को ड्रॉ ही नहीं किया तो हमें नहीं लिखना है, नीचे नीचे लिख देंगे। हैंस प्रूव्ड, लिखना कंपलसरी है, वो ध्यान रखें। इस प्रकार ये जो प्रश्न है आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताए। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जितने भी प्रश्न हमने किए हैं ये थोड़े थोड़े जो है ऐसा कह सकते हैं कि इनमें कुछ ज्यादा लिखना था। अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन लिखेंगे उनमें क्या है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होता है। सीधा आंसर है, बस उसका कारण लिखो, रीजन लिखो और उसका आंसर बताइए। तो बहुत ही मजेदार है। देखिए किस प्रकार के हमारे पास में आगे वाले प्रश्न है। पहला जो है वो इस प्रकार का है। हमारे पास में एक आकृति जो है वो ड्रॉ की गई है। ये वाली हमारे पास में कोई सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल में ऊपर से होकर के एक स्पर्श रेखा गुजरती है जिसका नाम हुआ करता है पी क्यू। ये किसी बिंदु आर पर स्पर्श करती है तथा ये इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ये वाला यहाँ इसका वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। ये वाला बिंदु एस दे दिया, ये बिंदु टी दे दिया और ये इसको इससे मिला दिया। यदि ये वाला कोण हमें 30 डिग्री का दिया गया हो, हमें 2 कोण पूछे। कौन कौन से? एक तो कोण हमें पूछा एस ओ आर तथा दूसरा पूछा है एंगल आर टी ओ। ये हमें 2 कोण जो है वो बताने। एक बार आपके लिए मैं प्रश्न जो है वापस रिपीट कर देता हूं। प्रश्न लिखा है, आकृति में एक वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है। यदि क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री हो तो यह दोनों कोण ज्ञात करो। अब यह दोनों कोण कैसे ज्ञात करेंगे उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है सुनिएगा। अभी मैंने जो प्रमेय पूरी प्रूफ की है उसका स्टेटमेंट आपको लाइन होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट लिखा था कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा उसकी जीवा के मध्य बनने वाला कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, इसलिए ये वाला कोण 30 डिग्री का। पूरा स्टेटमेंट आपको लाइन होना चाहिए, यहाँ लिख करके आना है। मैं डायरेक्ट यहाँ इसलिए लिखता हूं कि एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 30। ये हो गया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये लाइन तो इस लाइन के बराबर है। त्रिभुज एस ओ आर में, इस त्रिभुज में मेरे पास में जो है एस ओ जो है वो आर ओ के बराबर है। और इसका रीजन क्या है, यह तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यह क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस दी हुई है। हमने लिखा इतना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 30 कोण है तो ये वाला भी कोण 30 हो गया। अब इसी त्रिभुज में मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास में कितना होता है 180 डिग्री, जबकि मेरे पास में 2 कोण तो 30-30 के हो गए। तीसरा कोण कौन सा है, तीसरा कोण है मेरे पास में एस ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 30 और 30 दोनों को जोड़ोगे तो मेरे पास में 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री जो है इधर प्लस का है, आगे जाएंगे तो हमारे पास में माइनस का हो जाएगा। अब मैं यहां से कह देता हूं एस ओ आर बराबर 120 डिग्री। हमें क्या पूछा था,
SOR की वैल्यू बताइए। क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? मुझे नहीं लगता इस ऐसे प्रश्न में समस्या होने की संभावना है। अब मैं बात करता हूं आगे। ये मेरे पास आ चुका। अब देखिए मैंने और कौन सी थ्योरम यहाँ काम में लेनी है वो देखिएगा। यहाँ मेरे पास में कोई एक जीवा है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण जो है मेरे पास में 120 आ गया। किसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा शेष भाग में बनने वाले कोण का आधा होता है, तो ये 120 का, तो ये वाला हो जाएगा 60 का। तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट क्या लिखना है? किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो कौन सा कोण है? केंद्र पर बनने वाला कोण है SOR। ये किसका दुगुना है? ये दुगुना है ये वाला, देखिए RTS, या ऐसा बोलो RTO, बात तो सेम ही है, प्लस RTO। अब देखिए इसका मान मेरे पास में ऑलरेडी 120 लिखा हुआ है। यहाँ मेरे पास में RTO लिखा है, 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, और मैं यहाँ से डिनोट कर सकता हूँ एंगल RTO इज इक्वल टू 60 डिग्री का मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है। ये इतना सा काम हमें करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। बस उन चीज़ों का ध्यान रखें जो हम स्टेटमेंट यहाँ काम में ले रहे हैं वो हमें लर्न होने चाहिए और यहाँ लिखने हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट है? या तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, या फिर किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 12 में बहुत ही ज़्यादा काम में लिया है। एक अभी जो हमने यहाँ काम लिया था, कौन सा? जो हमने अभी लिखा था कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला जो कोण है वो एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। जो स्टेटमेंट है अगर आपको याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पूरे चैप्टर्स के दौरान। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए मैं जल्दी से इसका जो डायग्राम है वो बनाता हूं और आपको इसका आंसर फटाफट से देखते हैं कौन इसका आंसर पहले देता है। देखिए यह है इसके लिए एक सर्किल। एक वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर है। एक है PQ, दूसरी स्पर्श रेखा XY। ये वाली बिंदु R पर स्पर्श करती है, ये वाली बिंदु S पर। यहाँ एक बिंदु T दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोई सेंटर पॉइंट है। ये वाला कोण 30 डिग्री है, ये कोण पूछा है। ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न आपके लिए रिपीट कर देता हूं, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो अपना आंसर लेकर के बताए। दिया हुआ आकृति में एक वृत्त है जिसमें केंद्र O है, इसकी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं PQ तथा वो कौन सी दूसरी XY, यह दोनों समांतर है। इसी के साथ और हमें दिया हुआ है एंगल QRT बराबर 30 डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे TRQ, क्योंकि एंगल जो हमें मिड में रखना होना चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए। अब मैं वही स्टेटमेंट वापस काम में लेता हूं जो अभी मैंने 2 बार आपको लिखवा दिया। कौन सा? किसी स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला कोण उसी किस कोण के बराबर होता है? उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। इसलिए एंगल RST, कौन सा? RST, ये वाला जो एंगल है वो वाला, यहाँ लिख देता हूं एंगल RST बराबर 30 डिग्री। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, यानी कि OS जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ में? X के साथ, XY के साथ में। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है कौन सा है? एंगल OSY बराबर 90 डिग्री है।
क्या ये कोण जो है वो दो कोणों से मिलकर के नहीं बना? पहला जो एंगल है वो है RST, दूसरा है TSY। इन दोनों का मान मेरे पास में 90 डिग्री दिया हुआ है। ये पहले वाला जो एंगल है अभी मैंने लिखा ये वाला 30 डिग्री का होता है, प्लस एंगल TSY बराबर 90 डिग्री। मुझे नहीं लगता अब मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि ये 30 डिग्री यहाँ प्लस का आगे जाने पर माइनस का होगा और घटाने के बाद में आंसर जो है कितना आने वाला है। आज की इस वीडियो लेक्चर के दौरान ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इस वीडियो का लाभ मिल सके और वे अपने जो गणित के पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में आज शाम 5 बजे। उसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर नंबर 14। जो हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी रचनाएं, किस प्रकार से रचनाएं करते हैं, परिगत वृत्त किस प्रकार से बनाया जाता है, अंतःवृत्त किस प्रकार से बनाया जाता है, उसी के साथ किसी भी रेखाखंड को कोई अनुपात में बांटना हो तो बांटेंगे हम। उसी के साथ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा सारी क्या होती है पूरा एकदम स्मूथली हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।